हेलो हेलो। तो आज हम लोग फंक्शन चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था। ठीक है। तो फंक्शन में सेकंड लेक्चर है आज। लास्ट क्लास में मैंने आपको कहाँ तक बताया था, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है वो मैंने आपको ड्रॉ करना बता दिया था, और उसका नेचर कैसा होगा ये भी मैंने आपको बता दिया था। फिर उसके बाद मैंने आपको बोला था कि y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। ठीक है। तो चलो इसको भी देख लेते हैं कैसे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे भी सिंपल सा वही मेथड है कि हम क्या करेंगे, x की कोई वैल्यू लेंगे। x की कुछ वैल्यूज मैंने लिया, और उनके करस्पॉन्डिंग जो भी हमें y की वैल्यूज मिल रही है उन सभी को हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ करेंगे। उन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे, तो जो भी एक ग्राफ मिलेगा वही होगा y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ। तो यहाँ पे जैसे मैंने x की वैल्यू 0 लिया तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। x की वैल्यू मैंने 1 लिया तो y की वैल्यू 1 आ गई। x की वैल्यू मैंने -1 लिया तो y की वैल्यू भी -1 आ गई। अगर आपने x की वैल्यू अगर आपने 2 लिया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। और x की वैल्यू अगर आपने -2 लिया तो y की वैल्यू -8 आ जाएगी। तो ये हमें यहाँ पे 5 पॉइंट्स मिलेंगे। इन्हीं को हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, उनको ज्वाइन कर देंगे, तो जो भी एक ग्राफ मिलेगा वही y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ हो जाएगा। तो देखिए जरा, तो सभी का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। x एक्सिस मैंने ड्रॉ कर लिया और यहाँ पे y एक्सिस हो गया। अब हमें पॉइंट्स ज्वाइन करने हैं। तो देखिए, x इक्वल्स टू 0 लिया तो y की वैल्यू 0 आ गई। तब आपको एक पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि ये कौन सा पॉइंट होता है, 0,0 होता है। अब यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स भी मार्क कर ले रहा हूँ। इधर जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5। सेम यहाँ पे नेगेटिव में -1, -2, -3, -4, -5। ऊपर भी ऐसे मिल जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऐसे नेगेटिव में आ जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। देन उसके बाद -6, -6 एंड -7, देन -8। यहाँ तक हमें मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये सभी पॉइंट्स को हमें ड्रॉ करना है। तो x की वैल्यू अगर आपने 0 लिया, तो हमें y की वैल्यू 0 मिल रही है, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट मिल गया। फिर अगर आपने x की वैल्यू 1 लिया तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, 1 के बराबर, तो आपको यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा। फिर उसके बाद अगर आपने x की वैल्यू 2 लिया तो y की वैल्यू हमें 8 मिल रही है, तो 2 के करस्पॉन्डिंग आपको पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि 8 यहाँ पे है और 2 के करस्पॉन्डिंग हमें लेना, तो यहाँ पे मिल जाएगा। सेम इधर भी, अगर आपने x की वैल्यू -1 लिया तो y की वैल्यू आपको -1 मिल रही है, तो यहाँ पे मिल जाएगा पॉइंट। x की वैल्यू अगर आपने -2 लिया तो y की वैल्यू हमें -8 मिल रही है। ठीक है। तो -8 तो यहाँ पे मिल रहा है, तो -2 के करस्पॉन्डिंग आपको जो पॉइंट है वो यहाँ पे कहीं मिलने वाला है ऐसे। तो अगर आपने इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो जो एक हमें फिगर दिखेगा वही क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ हो जाएगा। तो अगर आपने इन सभी को ज्वाइन कर दिया ऐसे, तो ये आ रहा है इधर। ठीक है। सेम यहाँ पे भी आ जाएगा ऐसे। तो ये जो ग्राफ मिल रहा है ये किसका ग्राफ हो जाएगा, ये y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ हो जाएगा। इसका नेचर आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसका नेचर ध्यान रखना है कि ग्राफ बनेगा कैसे। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब आ गया। ठीक है। y इक्वल्स टू एक्स क्यूब हो गया। तो नेचर ध्यान रखना है कि ये ऊपर में ऊपर में प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा, और नीचे यहाँ पे -इनफाइनाइट तक जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर आप बढ़ा रहे हो, ठीक है,
जैसे x की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो y की वैल्यू भी बढ़ रही है, लेकिन y की वैल्यू बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। जैसे आपने यहाँ पे x में केवल 1 का इंक्रीमेंट किया, 1 से लेके 2 तक गए आप, तो y में 1 से लेके 8 तक चला गया, मतलब यहाँ पे 7 का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो ग्राफ का नेचर आपको ध्यान रखना है, y इक्वल टू एक्स क्यूब का जो नेचर होगा वो कैसे बनेगा। ठीक है, चलो अब एक एक क्वेश्चन है। ठीक है, उसके पहले एक मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, ध्यान से देखना जरा। जैसे अगर कोई भी फंक्शन है, नोट करके इसको लिखना है सभी को, कोई फंक्शन एफ एक्स है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स। ठीक है, तब यहाँ पे जो फंक्शन होगा, अगर कोई फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो जो फंक्शन होगा वो किस फॉर्म में आएगा, 1 प्लस माइनस एक्स टू द पावर एन के फॉर्म में आएगा। कोई भी फंक्शन आपने कहीं पे भी आपको इस टाइप की इक्वेशन दिख गई, ठीक है, कि जो फंक्शन है वो एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो जो फंक्शन होगा वो किस फॉर्म में आएगा, 1 प्लस माइनस एक्स टू द पावर एन के फॉर्म में आएगा। अब यहाँ पे प्लस साइन आएगा या फिर माइनस साइन आएगा, क्योंकि दोनों मैंने साइन लिखा है, अब दोनों साइन तो आ नहीं सकता, या तो प्लस साइन आएगा या फिर माइनस साइन आएगा। तो वो हमें कैसे पता चलेगा, जो भी क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन होगी वहां से हमें पता चल जाएगा। और ऐसे ये एन की वैल्यू क्या होगी वो हमें कहाँ से पता चलेगा, वो भी हमें क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन से मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कई लोगों को लग रहा होगा कि सर ऐसे कैसे हो गया कि अगर कोई फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो एफ एक्स इस फॉर्म में कैसे हो गया। तो मैंने बोला कि ठीक है, अगर आपको नहीं मानना है तो अभी के लिए मत मानो, हम पहले इसको प्रूव करेंगे तब तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने एफ एक्स ले लिया, 1 प्लस एक्स टू द पावर एन ले लिया। ठीक है, तो अगर आपने एफ एक्स 1 माइनस एक्स टू द पावर एन लिया तब भी ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एफ एक्स हो गया 1 प्लस एक्स टू द पावर एन, तो एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स को एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स, ये हमें कैसे मिल जाएगा, 1 अपॉन एक्स होल टू द पावर एन के फॉर्म में मिल जाएगा। तो अगर मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1 अपॉन एक्स टू द पावर एन, तब ये कितना मिल जाएगा, एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन आ जाएगा x टू द पावर n, इस फॉर्म में हमें मिलेगा। ठीक है, इस फॉर्म में हमें मिल जाएगा। अब उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे जो ये मैंने इक्वेशन लिख के रखा है इसका मैंने राइट हैंड साइड ले लिया। तो राइट हैंड साइड लिया तो हमें क्या दिख रहा है, राइट हैंड साइड एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स। तो यहाँ पे मैंने दोनों वैल्यूज पुट कर दी, एफ एक्स क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर एन, एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर एन, ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स हो गया। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया, जैसे हमें क्या दिख रहा है कि इन दोनों में से हमें कॉमन दिख रहा है 1 प्लस एक्स टू द पावर एन, तो 1 प्लस एक्स टू द पावर एन अगर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन एक्स टू द पावर एन बनेगा, यही आएगा। अब ये क्या हो गया, इसको तो आपने क्या बोल के रखा है, इसको आपने एफ एक्स बोल के रखा है, तो ये क्या हो गया एफ एक्स हो गया। देन उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखो एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स किसके बराबर हो रहा है, इसी को अगर आपने थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो ये किसके बराबर हो रहा है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर एन के बराबर हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स लिखा हुआ है। तो आपने राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स से स्टार्ट किया और हम कहाँ तक पहुँच गए एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स के बराबर।
तो इसका मतलब है कि ये दोनों चीजें सेम है। जब आपने एफ एक्स 1 प्लस एक्स टू द पावर एन के फॉर्म में लिया तो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स। ठीक है, यहां तक सभी को समझ आया होगा। तो अभी तो ध्यान रखोगे ना। ठीक है, मैंने क्या किया है यहाँ पे प्रूव कर दिया। अब ऐसे ही आपको क्या करना है, अगर आपको एफ एक्स 1 माइनस एक्स टू द पावर एन लिया तब भी ऐसे ही प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इस पे हम एक सवाल करते हैं तो ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। कहाँ पे है भाई, यहाँ पे देके रखा है। ठीक है, तो एक फंक्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जैसे मैंने बोला कि अगर कोई भी फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो जो फंक्शन होगा वो किस फॉर्म में आएगा, 1 प्लस माइनस एक्स टू द पावर एन के फॉर्म में आएगा। यहाँ पे प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है, वो हमें कैसे मिलेगा, सवाल में गिवन इंफॉर्मेशन से हमें पता चल जाएगा कि माइनस साइन आएगा या फिर प्लस साइन आएगा। तो ये फंक्शन हो गया। अब उसके बाद अगर ये फंक्शन है तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू दे के रखा है -80, तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू -80 मैंने रख दिया। एफ ऑफ 3 क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस 3 टू द पावर n हो जाएगा इक्वल्स टू -80। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, प्लस माइनस 3 टू द पावर n इक्वल्स टू माइनस माइनस। ठीक है, -81 हो जाएगा क्योंकि 1 को आपने राइट हैंड साइड भेज दिया। तो यहाँ से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं कि प्लस साइन अगर आपने लिया तो 3 टू द पावर n इक्वल्स टू -81। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 3 की आपने कुछ भी पावर किया, चाहे आपने 3 की पावर पॉजिटिव किया चाहे आपने 3 की पावर नेगेटिव किया, ये वैल्यू कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। और अगर ये वैल्यू कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती तो ये तो गायब हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने माइनस साइन लिया तो हमें क्या मिल रहा है, 3 टू द पावर n इक्वल्स टू ये मिल जाएगा। तो यहाँ से मिल रहा है 3 टू द पावर n इक्वल्स टू 81। तो अगर आपने कंपेयर किया तो n की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 4 के बराबर मिल जाएगी। अब कई लोगों को यहाँ पे डाउट आएगा कि n की वैल्यू 4 कैसे आ गई, तो वो भी देख लो। 3 टू द पावर n इक्वल्स टू आ गया 81। तो 3 टू द पावर n इक्वल्स टू 81 को मैं लिख सकता हूँ 3 टू द पावर 4 लिख सकता हूँ। तब कंपेयर करके हमें n की वैल्यू 4 के बराबर मिल गई। तो यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें कंफर्म हो गई। यहाँ पे दो चीजें कंफर्म होते हुए दिख रही हैं। पहली चीज तो ये कि n की वैल्यू 4 हो रही है, और दूसरी चीज ये कि यहाँ पे हमें नेगेटिव साइन लेना है। तो n की वैल्यू 4 रख दो और नेगेटिव साइन ले लो, तब आपका जो फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, एफ एक्स हमें मिल जाएगा 1 माइनस 3 टू द पावर 4। 3 नहीं रहेगा, यहाँ पे x रहेगा बेसिकली। 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 यही आ जाएगा। मैंने माइनस साइन ले लिया, देन उसके बाद मैंने n की प्लेस पे क्या रख दिया, 4 रख दिया। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए, f ऑफ -3 की वैल्यू चाहिए। तो x के प्लेस पे -3 पुट कर दो, तो f ऑफ -3 आ जाएगा 1 माइनस -3 होल टू द पावर 4। तो 1 माइनस 81, तो कितना आ जाएगा, -80 के बराबर आ गया। तो f ऑफ -3 हमें क्या मिल रहा है, इसकी वैल्यू आ गई -80 के बराबर। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर इसका क्या हो जाएगा, f ऑफ -3 आपको -80 के बराबर मिल रहा है, तो फाइनल आंसर हो जाएगा -80 के इक्वल। ठीक है, हाँ, तो चलो ये समझ आया होगा आपको। तो पॉलिनोमियल फंक्शन है ये। ठीक है, तो ये जो भी चीज़ें हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया ये सभी किस में आती हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन में आती हैं। और पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है ये मैंने पिछले लेक्चर में बता के रखा है। तो अगर आपने वाला लेक्चर नहीं देखा हुआ है तो पहले जाके उसको देखो, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसको हम पॉलिनोमियल फंक्शन क्यों बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये सभी चीज़ें आराम से सॉल्व हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट वाले फंक्शन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट वाला फंक्शन है रैशनल फंक्शन। तो रैशनल फंक्शन क्या होता है, देखिए
अगर आपने दो पॉलिनोमियल फंक्शन लिया, एफ एक्स ले लिया एंड मैंने जी एक्स ले लिया, फिर उसके बाद एफ एक्स अपॉन जी एक्स जो होगा यही क्या हो जाएगा, रैशनल फंक्शन हो जाएगा। तो दो पॉलिनोमियल फंक्शन को अगर आपने डिवीजन के फॉर्म में रख दिया तो वो जो फंक्शन होगा वो रैशनल फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एफ एक्स और जी एक्स क्या होने चाहिए, एफ एक्स एंड जी एक्स ये पॉलिनोमियल फंक्शन होने चाहिए। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन होने चाहिए, एफ एक्स एंड जी एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन होने चाहिए। तब एफ एक्स अपॉन में जी एक्स अगर आपने फाइंड आउट किया तो यही क्या हो जाएगा, एक रैशनल फंक्शन हो जाएगा। एग्जाम्पल एक देख लो, जैसे यहाँ पे आपने लिख दिया एफ एक्स है एक्स टू द पावर 3+2, जी एक्स आपने ले लिया एक्स टू द पावर 10-1। तो एक फंक्शन अगर मैं डिफाइन कर रहा हूँ एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो ये क्या मिलेगा, x³ + 2 अपॉन एक्स टू द पावर 10-1। तो ये जो फंक्शन आपको एच एक्स दिख रहा है, x टू द पावर 3+2 अपॉन एक्स टू द पावर 10-1, ये क्या हो जाएगा, रैशनल फंक्शन हो जाएगा। दिस इज रैशनल फंक्शन। ठीक है, तो ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ये एक रैशनल फंक्शन हो जाएगा। तो इसमें कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है। जैसे हम जानते हैं कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो a अपॉन बी के फॉर्म में आते हैं, तो अगर आपने पॉलिनोमियल्स को भी a अपॉन बी के फॉर्म में रख दिया तब वो क्या हो जाएगा, वो भी एक रैशनल फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं, एलजेब्रिक फंक्शन। एलजेब्रिक फंक्शन का क्या मतलब है कि जैसे आपने कई पॉलिनोमियल फंक्शन ले लिए और उनमें कुछ एलजेब्रिक ऑपरेशंस आपने लगा दिया। जैसे आपने पॉलिनोमियल फंक्शंस को ऐड कर दिया, पॉलिनोमियल फंक्शन को डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई करा दिया, या फिर उनका आपने स्क्वायर रूट ले लिया, तो जो भी रिजल्टेंट फंक्शन बनेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, एलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। तो ये जो फंक्शन आपको मिलेगा ये पॉलिनोमियल फंक्शन पे कुछ ना कुछ एलजेब्रिक ऑपरेशंस लगाने के बाद मिलता है, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, एलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन में आप नोट कर सकते हो, अ फंक्शन obtained by a function obtained by applying some algebraic operations like addition, subtraction, multiplication, division और स्क्वायर रूट ऑन पॉलिनोमियल फंक्शंस। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने पॉलिनोमियल फंक्शंस पे कुछ ऐसे ऑपरेशंस अप्लाई कर दिए, एडिशन कर दिया, पॉलिनोमियल फंक्शंस को ऐड कर दिया, या फिर पॉलिनोमियल फंक्शंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया, या फिर उनको डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई करा दिया, उनका स्क्वायर रूट ले लिया, तो जो भी एक फंक्शन निकल के आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, एलजेब्रिक फंक्शंस बोलेंगे। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, एफ एक्स है एक्स टू द पावर 10 + 5 एक्स टू द पावर 5+2, और एक जी एक्स फंक्शन है, मान लेते हैं एक्स टू द पावर 3 + 2x² + 1, ऐसा कुछ हो गया। तो अगर मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, एच एक्स में डिफाइन कर रहा हूँ,
एच एक्स मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूं, एफ एक्स माइनस जी एक्स करके। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पॉलिनोमियल फंक्शन में सब्ट्रैक्शन अप्लाई कर दिया। तो जो भी आपको यहाँ पे फंक्शन दिखेगा, x टू द पावर 10 प्लस 5x टू द पावर 5 प्लस 2 माइनस x टू द पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस रहेगा यहाँ पे प्लस 1। तो ये जो भी फंक्शन आपको दिख रहा है, थोड़ा सिंप्लीफाई और कर सकते हैं, एच एक्स इक्व टू आ जाएगा x टू द पावर 10 प्लस 5x टू द पावर 5 माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। देन इसके बाद यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे -1, तो हमें +1 मिल जाएगा। तो ये फंक्शन जो आपको मिल रहा है ये क्या हो जाएगा, एक एल्जेब्रिक फंक्शन हम इसको बोलेंगे, क्योंकि आपने पॉलिनोमियल फंक्शन पे कुछ एल्जेब्रिक ऑपरेशंस लगा दिए। उसके बाद जो भी फंक्शन आपको मिलेगा वही क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल फंक्शन, वही क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन में आपने कुछ एल्जेब्रिक ऑपरेशंस अप्लाई कर दिए, तो जो भी फंक्शन आपको मिलेगा वही क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वाला फंक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है आपका आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का क्या मतलब है, ध्यान से सुनना। इसको तो आप ऐसे ध्यान रखो कि अगर आपने जो इनपुट दिया, जो x की वैल्यू रखी, वही अगर आपको फंक्शन की वैल्यू भी मिल जा रही है, तो वो जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा है कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। तो यहाँ पे इनपुट आपने क्या दिया, मतलब एक ऐसा फंक्शन है, फंक्शन था, तो यहाँ पे आपने इनपुट एक्स दिया, तो इधर भी आपको एक्स मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपने इनपुट 1 दिया, तो इधर भी अगर हमें इधर भी आउटपुट 1 मिल रहा है, तो क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया। यहाँ पे अगर आपने 2 दिया, तो इधर भी अगर आपको 2 मिल रहा है, तो जो फंक्शन होगा वो कौन सा फंक्शन हो जाएगा, वो आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा। तो कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि जितना आपने इनपुट दिया वही अगर आपको आउटपुट भी मिल जा रहा है, तो वही क्या हो जाएगा, एलजेब्रिक, वही क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है, अगर आपने एक्स दिया तो एक्स मिल गया, 1 दिया तो 1 मिल गया, 2 अगर आपने दिया तब आपको आउटपुट भी 2 मिल रहा है। तो ये जो फंक्शन होगा वो कौन सा फंक्शन हो जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल ये है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, और एफ एक्स को हम कई बार वाई की तरह ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू एक्स, और y इक्वल्स टू एक्स क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि ओरिजिन से पास करती है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे बनेगा। तो ये जो आपको फंक्शन दिख रहा है ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ये आपको आइडेंटिटी फंक्शन, ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, कि आपने जैसे x की वैल्यू 1 लिया तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, x की वैल्यू 2 लिया तो y की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू -1 लिया तो y की वैल्यू -1 आ गई। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपने जो इनपुट दिया है वही अगर आपको आउटपुट भी मिल रहा है, तो जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, जो फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन होगा, आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा। तो जो इनपुट आपने दिया वही आपको, अगर आपको आउटपुट भी मिल रहा है, वही फंक्शन की वैल्यू भी अगर आपको मिल जा रही है, तो जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन का क्या मतलब है कि आपने इनपुट क्या दिया उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, आपने इनपुट क्या दिया उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, आउटपुट हमेशा सेम रह रहा है। ठीक है, जैसे x की वैल्यू 1 रखा, आपको आउटपुट 10 मिल गया, x की वैल्यू 2 रखा, आउटपुट 10 मिल गया, x की वैल्यू 3 रखा, आउटपुट 10 मिल गया। x की कोई भी वैल्यू आप रखते जाओ, अगर आउटपुट हमेशा ही कांस्टेंट रह रहा है और एक ही वैल्यू रह रही है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं।
ठीक है। तो इफ यहाँ पे इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो कि एफ ऑफ एक्स इक्वस टू अगर के बराबर हो रहा है तो जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। ये कौन सा फंक्शन होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा। ठीक है। और इसका ग्राफ अभी कैसे बनेगा, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ध्यान से देखना। और यहाँ पे थोड़ा डोमेन वगैरह के हिसाब से लिख लो, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। तो फंक्शन के डोमेन में जितनी भी एक्स की वैल्यूज होंगी उनके करिस्पॉन्डिंग अगर हमें केवल आउटपुट के बराबर मिल रहा है तो जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। ठीक है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ तो ऐसे बन जाएगा। यहाँ पे आपने x ले लिया और इधर आपने y ले लिया। तो x की वैल्यू अगर आपने 1 लिया, x की वैल्यू 1 लिया तब भी आपको k मिलेगा, x की वैल्यू 2 लिया तब भी आपको k मिलेगा, x की वैल्यू 3 लिया तब भी आपको k मिलेगा, x की वैल्यू -1 लिया तब भी आपको k मिलेगा। ठीक है। तो अगर आपने इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो हमें कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ है कुछ ऐसे बनते हुए दिखता है। ठीक है। ये कौन सा फंक्शन का ग्राफ है, एफ एक्स इक्वस टू के का ग्राफ है। ये जो पॉइंट है वो के हो जाएगा, ये तो 0,0 हो गया। एग्जाम्पल के लिए कुछ फंक्शंस देख सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया एफ एक्स इक्वस टू मैंने 10 ले लिया, तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू अगर आप चेंज करोगे तो उससे फंक्शन की वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। और अगर फंक्शन की वैल्यू पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। सेकंड मैंने एग्जांपल ले लिया, एफ एक्स इक्वस टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रखो, बस आपको क्या ध्यान रखना है कि एक्स की वो वैल्यूज रखनी होती है जो उसके डोमेन में है। जैसे यहाँ पे जो डोमेन होता है साइन और कॉस का वो तो ऑल रियल नंबर होता है, तो यहाँ पे कोई भी एक्स की वैल्यू रखो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हमेशा 1 के बराबर आता है, तो ये भी क्या हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया। ठीक है। तो आप एक्स की कोई भी वैल्यू आप रखते हुए जा रहे हो, उससे फंक्शन की वैल्यू पे अगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा। यहाँ तक समझा होगा सभी को। अब इसके बाद आते हैं मॉडुलस फंक्शन पे। तो मॉडुलस फंक्शन देखो जरा, मॉडुलस फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने आपको ये बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा के रखा है, तो अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स नहीं देखा है तो पहले जाके बेसिक मैथ्स देखिए जहाँ पे मैंने मॉडुलस फंक्शन बताया हुआ है। ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन क्या है, मॉडुलस फंक्शन ऐसे होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स। ठीक है। और ये ओपन कैसे होता है, मॉड जो है वो पॉजिटिव के साथ ओपन हो जाएगा, मतलब ये हट गया डायरेक्ट ही जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। और ये नेगेटिव के साथ ओपन हो जाएगा जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है। तो अगर मॉडुलस के अंदर पूरी चीज़ पॉजिटिव है तब तो जो मॉड है वो पॉजिटिव के साथ ओपन हो जाएगा। और अगर मॉडुलस के अंदर की पूरी चीज़ नेगेटिव हो रही है ना, मॉडुलस के अंदर जो भी है अगर वो नेगेटिव हो रहा है तो जो मॉड है वो नेगेटिव के साथ ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो वो नेगेटिव के साथ ओपन हो जाएगा। जैसे जैसे यहाँ पे मैंने लिया कि एफ एक्स है, एग्जाम्पल के लिए मैंने ऐसे ले लिया मॉड ऑफ x-4। ठीक है। तो इसको ओपन करने का क्या तरीका होगा कि अगर मॉडुलस के अंदर की पूरी चीज़ जो कि x-4, अगर x-4 पॉजिटिव हो रहा है तब तो ये पॉजिटिव के साथ ओपन हो गया, मतलब x-4 ही मिल जाएगा। और अगर ये नेगेटिव हो रहा है मतलब x-4 नेगेटिव हो गया तब ये नेगेटिव के साथ ओपन हो जाएगा, वैसे आ जाएगा। तो ये क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन होता है। अब मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ देख लो। देखो यहाँ पे देखिए ज़रा, एफ एक्स जो है वो एक्स के बराबर आ रहा है,
एफ एक्स एक्स के बराबर आ रहा है, तब आपने एक्स की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो लिया है, और एफ एक्स माइनस एक्स के बराबर आ रहा है, तब आपने एक्स की वैल्यू लेस देन ज़ीरो लिया है, मतलब नेगेटिव लिया है। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू अगर आपने मतलब एक्स की वैल्यू अगर आपने पॉजिटिव लिया है तो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, और अगर आपने एक्स की वैल्यू नेगेटिव लिया है तो नेगेटिव के साथ ओपन हो जाएगा। इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। ये एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आपको कहाँ पे मिलेगी, जीरो से आगे इधर पॉजिटिव एक्स होते हैं और यहाँ पे नेगेटिव एक्स आते हैं। तो अगर आपने एक्स की वैल्यू पॉजिटिव लिया तो ये किस टाइप से बनेगा, एक्स टाइप का, मतलब ये यहाँ पे अगर आपने इसको वाई बोल दिया तो वाई इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ बनेगा जब आपने एक्स की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल्स टू जीरो लिया है। तो वाई इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ तो ऐसे बनता है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे कुछ मिल जाएगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। फिर उसके बाद अगर आपने एक्स की वैल्यू नेगेटिव लिया है तो वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स का ग्राफ बनेगा, और माइनस एक्स का ग्राफ इधर बनता है, और वो किस में बनाना है, जब आपने एक्स की वैल्यू नेगेटिव लिया, तो आपका ग्राफ यहाँ पे कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा। ये कौन सी लाइन हो गई, y इक्वल्स टू एक्स लाइन होती है, और ये कौन सी लाइन होती है, y इक्वल्स टू माइनस एक्स लाइन होती है, y इक्वल्स टू माइनस एक्स लाइन होती है। ठीक है, और इन दोनों को अगर आपने कंबाइन कर दिया तब किसका ग्राफ आपको मिल जाएगा, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ मिल जाएगा। तो ये इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तब आपको ये ग्राफ ध्यान रखना है, और जो मॉडुलस है वो ओपन कैसे होता है वो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब एक दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नोट, फर्स्ट है कि अगर मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई हो रहा है, देन एक्स डॉट वाई ग्रेटर आर इक्वल्स टू जीरो होगा। सेकेंड है इसी में मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई हो रहा है, देन एक्स डॉट वाई एक्स आर इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तब ये तभी सेटिस्फाई होगा जब एक्स डॉट वाई ग्रेटर आर इक्वल्स टू जीरो हो जाए, और एक्स डॉट वाई ग्रेटर आर इक्वल्स टू जीरो होने का क्या मतलब है कि दोनों एक्स और वाई या तो पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे, और यहाँ पे एक तो पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और ये आता कैसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और इस पर कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तभी के लिए यहाँ तक ही रखते हैं। मॉडुलस मैंने आपको ग्राफ बता दिया, और जो मॉडुलस डिटेल में है वो मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा के रखा है, वहाँ पे जाके देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ आएगा कि मॉडुलस को हम ओपन कैसे करते हैं, मॉडुलस के अगर आपको क्वेश्चंस वगैरह मिलते हैं तो कैसे हमें सॉल्व करना होता है। ठीक है।